बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक हमने लास्ट ऑडिट प्लानिंग पर वीडियो देख रहे थे और उसके ऊपर तो उसका कुछ स्टेप्स रह गए थे। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, ऑडिट प्लानिंग स्टेप्स है। इन ऑर्डर टू प्लान एन ऑडिट, द आईएएस ऑडिटर मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल एनवायरनमेंट अंडर रिव्यू। ठीक है ना? टू accomplish दिस टास्क द आईएएस ऑडिटर शुड, ठीक है ना, ऑडिट प्लानिंग के अंदर आपको जो है आईएएस ऑडिटर को जरूरी है कि वो मस्ट अंडरस्टैंडिंग करें कि ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या है, क्या चल रहा है। जिस तरह ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्किल सेट होगा, प्लानिंग करेंगे, आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या एनवायरनमेंट में आप काम करने जा रहे हैं, उसका बिजनेस ऑफ नेचर क्या है, और उसके बारे में जितनी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो आपको बेहतर होगा कि आप जितना उसके अंदर इफेक्टिव आपके लिए होगा वो ऑडिट। क्या एक अच्छा ऑडिटर के लिए यही है होता है कि वो जाने से पहले अपने असाइनमेंट से पहले उस असाइनमेंट की प्रिपरेशन करें, उसके बारे में नो हाउ ले, उस बिजनेस के बारे में मालूम करें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल डेप्थ नहीं पता चल रही है तो आप जब जाएंगे तो पुराने ऑडिट के उनसे रिपोर्ट्स वगैरह मांग सकते हैं, जो के लिए आपको पूरी गाइडलाइन दे देगा। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ऑडिट किस तरह होता रहा है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइटेड हुई है। और एक इम्पोर्टेंट ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि एक चीज़ मैं बताई थी, रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट को जांचने के लिए, देखने के लिए आपने प्रीवियस ऑडिट के रिव्यू ज़रूर करना है आपने, ठीक है ना? ताकि आपको आइडिया हो सके। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि है ना किस तरह का ऑडिट में क्या चीज़, तो एक आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपकी जॉब भी लगे तो हमने बोला सर प्लीज़ मुझे अगर कोई पुराने ऑडिट की रिपोर्ट्स है तो वो मुझे आप दे दें ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूं और अपने तो आपको वहाँ पे जब आप रिव्यू करेंगे तो आपका ज़हन उस तरफ काम करने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, ये भी चीज़ें इनके हाईलाइट हुई थी, ऑडिटर ने ये भी देखा था। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, उन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन करनी है और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाकर आपने उसी के ऊपर चेकलिस्ट बनाकर ऑडिट शुरू कर देना है, अगर आपको नहीं पता है। लेकिन अब बेहतर है कि आप अपनी चेकलिस्ट खुद बनाएँ और उस चीज़ चेकलिस्ट में वो जो ऑडिट के काम है वो ऐड करें, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे थे कि ऑडिटर को अपने काम करने के लिए क्या क्या है, गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मिशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड प्रोसेस, ये हमने डिस्कस कर लिया, काफी डिटेल में भी कर लिया है, सारी चीज होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द ऑडिटी, ये देखना है कि वो बिजनेस का एनवायरनमेंट जहाँ वो पहले ऑडिटी का काम कर रहा है। ऑडिट और ऑडिटी का फर्क आपको पता है, ऑडिटर वो होता है जो ऑडिट कर रहा है, ऑडिटी वो होता है जिसका ऑडिट किया जा रहा है। तो ऑडिटी को आपने देखना है कि उसकी इन्वायरमेंट जो चेंज हो रही है, उसकी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंज हुआ, पहले लास्ट ईयर ऑडिट में क्या था, कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी, क्या काम कर रही थी। तो डेफिनेटली जो इन्हांसमेंट होगी उस एरिया को आप अच्छी तरह कवर कर सकेंगे। हो सकता है शायद वो ऑडिटर ने 1 साल पहले ऑडिट किया और उसने प्लांट एक ऐड हो गया, एक फंक्शन ऐड हो गया, एक आजकल डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना? तो वो ये सारी चीज ऐड हो जाती है। जब ये ऐड हो जाती है और तो आपने उस एरिया पे फोकस करना है। अच्छा, डिजिटलाइजेशन हो रही है, उन्होंने मार्केटिंग के लिए डिजिटल टूल यूज करना शुरू करा। हो सकता है लास्ट ईयर तक उनके प्लान में नहीं थे, लेकिन अब आपको पता चल गया कि इन्होंने मार्केटिंग के लिए डिजिटल टूल यूज करना, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एक फंक्शन बना दिया। अब आपका फोकस हो गया वहां पर डिजिटल मार्केटिंग की चीजों पर, देखना है कि वहां पर ऑडिट का आपका फोकस ज्यादा हो गया कि ये तो पहली दफा आया है और इसके अंदर इन्वायरमेंट भी चेंज हुई, उनके उनका लैंडस्केप भी चेंज हो गया, उनकी ऑडियंस ही चेंज हो गए, उनके कस्टमर चेंज हो गए, उनकी प्लानिंग भी चेंज हुई होगी डेफिनेटली। तो आपने उन सारी चीजों की मालूमात इकट्ठी करनी है और उसके ऊपर ऑडिट को स्टैब्लिश करना अपना। आइडेंटिफाइड स्टेट कंटेंट सच एज पॉलिसीज, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायर्ड गाइडलाइंस, प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो आपने आइडेंटिफाई करना है स्टेटेड कंटेंट जो लिखा हुआ हो, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी पॉलिसीज है, स्टैंडर्ड से हम फॉलो कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट, गाइडलाइन, प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट बना ले आपने, हेडिंग बना ली, पॉलिसीज में क्या देखना है, स्टैंडर्ड्स में क्या देखना है, गाइडलाइन में क्या देखना है, प्रोसीजर्स में क्या देखना है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्ग चार्ट का स्ट्रक्चर लेना है। तो ये आपकी एक चेकलिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। प्लानिंग के दौरान ही आपको ये चीजें समझ में आ गई है और आपने वहां पर एक अंदाजा लगा लिया है प्लानिंग में कि यार ये मुझे अपनी एक चेकलिस्ट डेवलप करनी है, ठीक है ना, जो क्या आगे आपको यही सारे कुछ काम आएगी। जब आप ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग में आपका एक सेपरेट काम भी शुरू हो चुका है। ऑडिट प्लानिंग स्टेप ऑल्सो टू प्लान एंड ऑडिट
The IAS auditor should perform a risk analysis to help in designing the audit plan. आपने रिस्क एनालिसिस करना है, और रिस्क एनालिसिस का पूरा चैप्टर हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज है, ठीक है ना। रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को देखना है कितना रिस्क है, किस एरिया के अंदर ज्यादा रिस्की एरिया है उसको किस तरह करना है, तो वो आपने एक रिस्क एनालिसिस करना है जिसको आपको हेल्प करेगा आपका ऑडिट प्लान के लिए, ठीक है ना। एक छोटा सा आपने रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना है कि मेरे लिए इनका रेवेन्यू वाला जो प्रोग्राम है जो कि सिस्टम की रेवेन्यू बताता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कस्टमर का डेटा है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसमें डायरेक्ट कस्टमर की प्राइवेसी हिट होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने रिस्क बेस्ड असेसमेंट करनी है और उसके बाद आपने डिजाइन का पार्ट बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ साथ आपने डेवलप करना है ऑडिट अप्रोच, सेट द ऑडिट स्कोप एंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। आपने एक ऑडिट स्कोप बनाना है, क्या स्कोप होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगी, मैं क्या क्या स्कोप के अंदर आपने वो बताना होता है कि क्या क्या एरिया कवर करेंगे, क्या क्या काम करेंगे आपने। स्कोप और आउट ऑफ स्कोप ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी ऑडिट करने जा रहे हैं तो फिर आपने बताना था कि इन स्कोप मेरी एप्लीकेशन क्या क्या है, इन इन स्कोप में क्या क्या चीजें कवर कर रहा हूँ, आउट ऑफ स्कोप क्या क्या चीज है। अदरवाइज आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की आपने पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सारे सिस्टमों का आप आके बताएंगे कि जनाब मैं करूंगा ई कॉमर्स के सिस्टम का ऑडिट करूंगा, उसके अंदर डेटाबेसेस का करूंगा, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका करूंगा, लेकिन मैं ई कॉमर्स के साथ साथ अगर इसकी कोई एसोसिएट एप्लीकेशन होगी उसका नहीं करूंगा, ठीक है। आपने लिख के देना है क्योंकि उसकी दो वजूहत हो सकती है, एक तो शायद आपका उसके अंदर एक्सपर्टीज ना हो, या आपको हो सकता है वो उसके लिए अलग रिसोर्सेज चाहिए हो, मैन पावर चाहिए हो, एक्सपर्टीज चाहिए हो, और उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो हो सकता है शायद आप तो आपने बड़ा एक्सप्लिसिटली लिख देना है कि आउट ऑफ स्कोप क्या है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए और उन प्रोफेशनल के लिए अपने आप प्रोफेशनल में भी कोई काम कर रहे हैं तो ये काम आपने जरूर लिखाना, हर जगह बताना होता है कि स्कोप में क्या है, इन स्कोप क्या और आउट ऑफ स्कोप क्या। इससे ये होगा कि जो सामने वाला जो आपसे काम ले रहा है उसको पता चलेगा कि ये काम करने, लेट्स सपोज आपके एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपके घर पे कोई काम करने आ रहा है, सर्विस देने आ रहा है, कारपेंटर, प्लम्बर, जो भी होता है इस तरह का लेबर वर्क कर रहा होता है, तो वो जब आगे बोलता है साहब ये काम करूंगा मैं और ये काम के इतने पैसे लूंगा, ठीक है ना। और वो काम आपको पता है, वो काम बता देता है कि मैंने ये पाइप डालना है, ये तार डालनी है, या ये मैंने काम करना है। जब आप उसको कहता है यार ये तुम थोड़ा सा ये काम आगे कर दो, दो लाइन आगे डाल दो या दो तारें आगे डाल दो, तो वो कहता है कि सर साहब मेरा काम पूरा हो गया है, मैंने जिस काम की बात की थी आपसे वो काम पूरा हो गया, ये काम एडिशनल काम है, मैं इसके पैसे अलग लूंगा, ठीक है। तो वहाँ हो सकता है उधर उसको स्किल के इशू नहीं होता है करने का, डाउट नहीं होता है उसको, लेकिन उसको कंसर्न होता है अपने फाइनेंशियल मॉनेटरी चीजों से। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि शायद आपको लिमिटेशन हो आपके स्किल सेट की, एक्सपर्टीज की उस काम को करने के लिए, और हो सकता है आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपने एक ऑडिट 1 महीने के अंदर 2 महीने में करना है, आपने उस चीज को करना ऑडिट शुरू कर रहा है, पता चला उसकी एसोसिएट एप्लीकेशन ही महीने का काम है, तो आपने उसको आउट ऑफ स्कोप कर दिया। ऑब्जेक्ट आपने बताना है कि क्या मकासद है, क्या चीज अचीव करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्टिव से, ठीक है ना। तो वो आपने रखा। डेवलप द ऑडिट अप्रोच और ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। आपने किस तरह ऑडिट करना है, क्या करना है, वो अप्रोच आपने बतानी है, किस तरह आप काम करेंगे, किस तरह रिसोर्स लगाएंगे, किन चीजों को पहले देखेंगे, डेटा इकट्ठा किस तरह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उसके रिव्यू किस तरह करेंगे, वो रिव्यू करने के लिए क्या क्या रिसोर्स इन्वॉल्व करेंगे, और उसके एविडेंसेस कलेक्ट कितना करेंगे, उस एविडेंस को सेव किस तरह करेंगे, उसको फिर उसके बेसिस पे जजमेंट किस तरह बताएंगे, ये सारा कुछ आपने बताना होता है, ठीक है ना। असाइन पर्सनल रिसोर्स ऑडिट, ठीक है ना। जो लोग पर्सनल रिसोर्स मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, एड्रेस इंगेजमेंट लॉजिस्टिक, जो आपको बैठना कहाँ पर, लॉजिस्टिक के मतलब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती है, आपने जब ऑडिट करने जाना है तो जाहिर बात है आपने ऑर्गेनाइजेशन के मेहमान होते हैं, ठीक है ना। बास शुरू शुरू में तो मेहमान होते हैं और बाद में वो मेहमान मेजबान जो है वो मेहमान को अपने ऊपर बोझ समझता है, क्योंकि जब आप उनकी चीजों को हाईलाइट करेंगे तो वो आपको अपना मेहमान नहीं समझता बल्कि बोझ समझ के आपको भागने पर मजबूर कर रहा होता है। तो वो फिर सारी चीजें आपने पहले से उनके साथ एग्रीमेंट करनी होती है कि मेरी सिटिंग एरिया क्या है, बात दफा ऑडिट का पहले आपको लेट सीटिंग करना होता है, खाने पीने का, चाय पानी का बंदोबस्त करना होता है आपने सारा कुछ। तो वो किस तरह होगा, वो सारा कुछ आपने एंगेजमेंट जब आप कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, हम जब ऑडिट करवाते हैं हमारे पास
ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कंपनी से लोग आ रहे होते हैं, तो शुरू-शुरू में उनको बड़ी इज़्ज़त दे रहे होते हैं, उनकी बात रिस्पेक्टिव तरीके से सुन रहे होते हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जब हमारे उनके डिफरेंशियल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जब वो चीज़ें हाइलाइट करते हैं, तो हम उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते, और एट अ टाइम झगड़ा शुरू हो जाता है लिटरली। इसके अंदर आपको वो कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो है ना, लेकिन आपने कभी भी फिजिकल नहीं होना है किसी के साथ, और लॉजिकल बात करनी है, और जो ऑडिटर ने हमेशा बात करनी है टू द एविडेंस, टू द प्रूफ बात करनी है। आपने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जो है ना, ऑन द फ्लाई कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है, हवाई बात नहीं करनी है कि ये काम नहीं हो रहा है। उससे एक ऑडिटर की कोई भी जजमेंट जो स्टेटमेंट है, वो जजमेंट काउंट होती है, और उसके ऊपर बड़ा से बड़ा डिसीजन हो सकता है। शायद सरेराह चलते हुए आपने किसी को कहा कि ये तुम्हारे सिस्टम सही नहीं है, इसके अंदर बड़ी दो नंबरी हो रही है चीजें, लोग इधर डेटा भी ले जा रहे हैं, इधर से नंबर्स भी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आपकी वो बात सुन के हो सकता है वो मैनेजमेंट के कानों तक चली जाए, और मैनेजमेंट इसके ऊपर जो है ना, अपने लोगों को हायर फायर करना शुरू कर दे बगैर नोइंग द एक्चुअल रियलिटी। तो इस चीज को अवॉइड करना है आपने, और आगे और एडिशनल कंसिडरेशन आपने क्या करनी है, द ऑडिट प्लान शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएएस ऑडिट रेलेवेंट to the audit area and its technology infrastructure and business strategic direction. The auditor can gain this information by, ठीक है ना, आपने क्या रीडिंग बैकग्राउंड मटेरियल ये सब हमने पढ़ा है, इंडस्ट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए, पब्लिकेशन देखा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी हो आपने, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट रिपोर्ट पढ़ी हो आपने, ये वो चीजें जो कि हमने डिस्कस कर ली, आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बैकग्राउंड चीजें देखना है, और जितना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट पढ़ के जाएंगे, जितना आप तो उतना अच्छा ऑडिट आप कर सकेंगे। और उस जिस तरह आप लेट से वो कि बैंक पे जा रहे हैं किसी टेलीकॉम, तो आपने देखना है बैंक के एनुअल रिपोर्ट्स क्या कहती है, वहां पर भी कुछ चीजें हाईलाइट की होगी, क्योंकि है ना, एनुअल रिपोर्ट से भी बहुत सारी आपको ऑब्जर्वेशन नजर आ जाती है, ठीक है ना। कंपनी के रिव्यूज पढ़ लें, उनके वेबसाइट पे जाकर, उनके आजकल हर का ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट होती है, जाकर रिव्यूज पढ़ ले, टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या दे रहे हैं, तो वहाँ आपने आइडेंटिफाई करनी है, अच्छा अच्छा ये तो ये भी सर्विस दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये एरिया भी, ये इन्होंने कस्टमर के लिए लॉगिन छोड़ा हुआ है, आपने देखना है कि वहां पर क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया हुआ है। मतलब एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस तरह बहुत सारे एरियाज है जो कि आप देख रहे हैं। रिव्यूइंग प्रायर ऑडिट रिपोर्ट, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी देखना है, एक्सटर्नल ऑडिट है ये, और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ये सब कुछ क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आए हैं, और ये वही चीज है कि एक ऑडिटर का, अच्छे एक ऑडिटर को पता होना चाहिए। तो आपसे जब कहीं किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप कोई ऑडिट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, तो आपने वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया उसको एक लिस्ट डाउन करें, लिस्ट बनाएं, और इसको याद करें, और साथ साथ में बुक को रेफर करें, डिटेल में देखें उसके अंदर, और अपना एक प्लान बनाकर, ऑडिट प्लान बनाएं, ताकि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, एग्जाम की प्रिपरेशन हो, ठीक है ना। रिव्यूइंग बिजनेस एंड आईटी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ये आपने मांगना है उनसे, कहना मुझे बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, आईटी की स्ट्रेटेजी क्या है, वो ये तमाम वो शेयर करेंगे। लेकिन बात ये है कि है ना, आप मांगेंगे तो आपसे शेयर करेंगे, अगर आपसे नहीं मांगेंगे तो आप शेयर, अगर आपने मांगा और उन्होंने शेयर नहीं करा, तो अगेन ये उनके लिए एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन होगी कि आपने, ऑडिटर्स ने डॉक्यूमेंट मांगे और उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स या तो कहेंगे बने ही नहीं है हमारे पास, अगर आप बने ही नहीं है तो ये आपके लिए बड़ा वैलिड, यहीं से ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है उनकी, क्या आप जजमेंट शुरू हो जाती है कि इनके पास, कंपनी के पास कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, आईटी के लॉन्ग टर्म प्लान ही। यहाँ पर आपकी दो चीज, अगर उन्होंने आपको दे दिया तो वहां से पढ़ के आप बहुत सारी चीजें निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग सपोर्ट मिलती जाएगी, खुद आपके एक्शंस है, और जो एक्शन आप लेंगे उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव चीजें निकली जाएगी। अदरवाइज द आईएएस ऑडिटर कैन गेन दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड इंटरव्यूइंग की मैनेजर्स, ठीक है, आपने इंटरव्यू करना है कि जो आपको की मैनेजर जो असाइन होंगे, जो कि स्टेक होल्डर होंगे, उनके इंटरव्यू करने हैं आपने। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रेगुलेशन एप्लीकेबल टू आईटी, आपने रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट देखना है जो कि आईटी से आईटी पर एप्लीकेबल है, वो आपने देखना है। उसके लिए आपने स्टेट बैंक के चीज आपने रेगुलेटरी, अगर बैंकिंग का है तो स्टेट बैंक से देखना है, पीटीए है, टेलीकॉम है तो पीटीए का देखना है। इसके अलावा आपने देखना है, रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी का बिल भी, ड्राफ्ट बिल भी आ गया मार्केट के अंदर, प्राइवेसी एक्ट पहले से आया हुआ था, ठीक है ना। वो आपने देखना है, तो उधर भी चीजें लॉ पर जो बात हुई थी वो देख के जाना है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो आपने
ऑडिटर्स ने यही कुछ देखना होता है। आइडेंटिफाई आईटी फंक्शन और रिलेट आईटी एक्टिविटी दैट हैव बीन आउटसोर्स। जो आउटसोर्स हुआ हुआ है काम, उसको भी देखना आपने कि इन्होंने किस किस फंक्शन को आउटसोर्स किया हुआ है, और आउटसोर्स वाले भी ये चीज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या वो वहां पर उनका अपना कोई सिस्टम चल रहा है, मतलब उधर कोई चीज इम्प्लीमेंट भी है नहीं है, प्रोसेसेस की इम्प्लीमेंटेशन है, आईएएस की पॉलिसी फॉलो हो रही है नहीं हो रही, उधर वहां पर उन्होंने बंदा हायर कर लिए, किस तरह के रखे हुए हैं, उनकी कोई स्क्रूटिंग हो रही है नहीं हो रही है, उन्होंने कोई एक्सेस लेना है तो ऐसे ही देंगा मुश्ती चल रही है, कोई काम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो आपने ये एक अलग बड़ा चैप्टर है, थर्ड पार्टी ऑडिट या आउटसोर्स के लोगों की भी ऑडिट करने आपने देखना है। टूरिंग की ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज, ठीक है ना, आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या जांचना है, क्या 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 चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैसिलिटीज मिल रही है आपको, ऑडिटर्स को अंदर क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है। द ऑडिटर मस्ट ऑल्सो वॉच अवेलेबल ऑडिट रिसोर्स सच एज स्टाफ विद द टास्क डिफाइंड इन द ऑडिट प्लान, ठीक है ना। और ऑडिटर ये भी देखना है कि उनको जो स्टाफ असाइन हुआ है, ठीक है ना, और वो किस हद तक है, कैपेबिलिटी क्या है उसको। तो ऑडिटर जब अपनी टीम को देखता है, ऑडिट रिसोर्सेज को देखता है, तो वो देखता है कि उसके पास कितने अच्छे रिसोर्सेज हो सकता है, पूल ऑफ रिसोर्स हो, आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसका काम ही ऑडिट करना है, तो उधर रिसोर्स आपको 3 रिसोर्स मिल गया, हो सकता है शायद वो अच्छे ऑडिटर हो लेकिन उनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। लेट्स सपोज आप टेलीकॉम का ऑडिट करने जा रहे हैं लेकिन उनकी वो ऑडिट करते रहे बैंकिंग साइड का, तो माइट भी वो आपके लिए इतने इफेक्टिव या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको टेलीकॉम के ऑडिटर्स को टेलीकॉम के सिस्टम की जिनकी नोआ हो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो हो सकता है शायद आप लेस एक्सपीरियंस वाले ऑडिटर अपने टीम में रखें, ठीक है ना, ये उन सीनियर्स की बात हो रही है। अभी तो आप खुद अगर स्टूडेंट है और परस्यू कर रहे कह रहे हैं तो आप खुद जूनियर ऑडिटर हैं, लेकिन उन प्रोफेशनल्स के लिए ये है कि जो कि ऑडिट के अंदर अपनी टीम मैनेज करते हैं, तो उनके लिए देखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हम जो वीडियो के अंदर देखेंगे वो रिस्क के बारे में पढ़ेंगे और रिस्क को देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसको आप देखें, रिव्यू करें, अगर इसमें कोई आपके सवालात बनते हैं नोट करें, और इंशाल्लाह जो एलएमएस पर आप पोस्ट करिएगा, और साथ साथ में साइट मटेरियल ज़रूर देखिएगा, और इसको अपने नोट्स को वहाँ पर उनके साथ अलाइन करिएगा, और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और ये प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए उसको रिव्यू करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे मतलब कल ही मैं आपको कुछ और वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, तो वो आपके पास अवेलेबल होगी। थैंक यू।